फाइनली बांग्लादेश जो है उसकी कमर टूटती हुई नजर आ रही है। और अब क्या भारत को वाकई बांग्लादेश के इस चाल में आना चाहिए? क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश ने ये कहा है कि भैया हमारे संबंध बेहतर होने चाहिए। वही बांग्लादेश जहां पर यूनूस सरकार आने के बाद इन्होंने पाकिस्तान और चीन की तरफ रुख कर लिया था। और अब खबर आ रही है कि न्यू बांग्लादेश इंडिया टाइज विल अवॉइड मिस्टेक ऑफ द पास्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पुरानी पास्ट में हमारी मिस्टेक्स हुई हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए और अब हमारे संबंधों को बेहतर होना चाहिए। तो अचानक से ये जो हवा है ये बदली कैसे? क्यों बांग्लादेश ये कह रहा है? क्या मजबूरी है अब बांग्लादेश की कि हर जगह मुंह मारने के बाद फाइनली बांग्लादेश इंडिया की तरफ आ रहा है? तो इन सारी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। और फाइनली ये एक डिप्लोमेटिक जीत भी है इंडिया की, क्योंकि बहुत बार ये बोला गया कि भैया जो इंडिया है वो बांग्लादेश मुद्दे पर शांत है, कुछ कह नहीं रहा है, शेख हसीना को इंडिया में बिठा लिया है, इससे इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रही है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि फाइनली ये सारी चीजें इंडिया की तरफ ही रुख कर रही हैं। चलिए शुरू करते हैं और यहां पर बातचीत कर लेते हैं। सो बांग्लादेश सीक्स फ्रेंडली टाइज। यहाँ पर खबर आई है कि जो बांग्लादेश है वो फ्रेंडली जो एक तरीके से संबंध है वो चाहता है। क्यों? क्योंकि बॉर्डर पर बांग्लादेशी जो लोग हैं उनकी हत्या हो रही है। यहाँ पे कहा गया है प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर राहुल कबीर रिजवी के द्वारा, ये कह रहे हैं व्हाई आर बांग्लादेशी बीइंग शॉट एट द बॉर्डर अगेन एंड अगेन। आपको भी पता है कि बॉर्डर पर क्या इश्यू चलता है। बॉर्डर सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं इंडियन बॉर्डर्स में तो सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट बॉर्डर जो हो जाता है, इंसर्जेंसी जहां से ज्यादा होती है, दैट इज बांग्लादेश बॉर्डर। वहां पर हुआ तो इन्होंने एक तरीके से बोला कि हम तो आपके साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके साथ अच्छे संबंध बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपको हमारे साथ संबंध भी अच्छे चाहिए और दूसरी तरफ आप हमें धमकी भी दे रहे हो। तो दिस इज द रियल फेस ऑफ बांग्लादेश। नाउ आगे बात करते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर हुआ क्या। तो भैया बीएसएफ ने क्या किया था, यहाँ पर सोपाहिया जिला एक है त्रिपुरा के पास, दो संदिग्ध बांग्लादेशी तस्कर थे जो यहां से तस्करी करते थे। ठीक, वो एक तरीके से टेरर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थे, उनको मारा था। तो उसके लिए कह रहे हैं कि भैया क्यों मार दिया? वही पाकिस्तान वाली बात कि जब ये कहते हैं कि हमारे टेररिस्ट नहीं, वो हमारे नागरिक हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये कहते हैं कि अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो क्या होगा? अगर तुमने इस तरीके से एक्टिविटीज नहीं की तो क्या होगा? भाई आपकी मजबूरी है इंडिया के साथ अच्छे संबंध रखना, क्योंकि हाल ही में इंडिया ने जब पूरा ईरान इजराइल वॉर चल रहा था, आपके यहाँ पर डीजल संकट हुआ था, हमने मैत्री का संबंध बढ़ाया और आपको डीजल प्रोवाइड करवाया था। हमने 5 मीट्रिक टन डीजल आपको बांग्लादेश को भेजा था थ्रू द फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ये कौन सी फ्रेंडशिप पाइपलाइन है? तो नुमालीगढ़ फ्रेंडशिप पाइपलाइन, जो आपको याद भी होगी। यहाँ पर इन्होंने बताया that we have agreement with India and according to that agreement India will supply 1,80,000 ton of the diesel to Bangladesh via the pipeline each year। तो ये जरूरी भी हो जाता है कि आपको ये मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखने भी हैं इंडिया के साथ, क्योंकि हम ही जब भी संकट का समय है तो आपकी मदद कर रहे हैं। इवन बात करते हैं ये पाइपलाइन के बारे में। तो ये जो पाइपलाइन है, ये जब शेख हसीना के साथ भारत के संबंध अच्छे थे तब ये पाइपलाइन आई थी और इसको लेकर के विवाद भी बहुत ज्यादा था, जिस पाइपलाइन के बारे में, फ्रेंडशिप पाइपलाइन के बारे में बातचीत कही जा रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मोहम्मद अली अराफत हैं, इन्होंने बोला दैट ड्यूरिंग शेख हसीनाज गवर्नमेंट अ पाइपलाइन कॉल्ड द बांग्लादेश एंड इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन वाज बिल्ड। ये बनी थी, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि एक है आपके रजाकार, ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान के आइडियोलॉजी के साथ कोलैबोरेट हैं, पाकिस्तानी प्रो हैं, तो इन्होंने बोला कि शेख हसीना ये जो पाइपलाइन बना रही हैं इससे बांग्लादेश को बेच रही हैं, जबकि इसी पाइपलाइन से बांग्लादेश का फायदा हो रहा था, इंडिया को कोई फायदा नहीं था। भैया आपको डायरेक्ट डीजल मिल रहा था, आप कहीं और से परचेज नहीं कर सकते थे, आपके पास ओनली ऑप्शन यही था कि जल्द से जल्द आपको इसके थ्रू डीजल प्रोवाइड करवाया जाए। और आप कहां से फ्यूल लेते अगर यहाँ पर नहीं होते? तो ये कहते थे कि अगर हमारे पास पैसा हो तो हम तो कहीं से भी फ्यूल ले सकते हैं, उसमें क्या बात है? बात पूरी पैसे की है, पाइपलाइन से कुछ नहीं हुआ है। ये इस पाइपलाइन का हमेशा विरोध करते आए थे, क्योंकि इनका माइंडसेट क्या था, वही प्रो पाकिस्तान जो पाकिस्तानी था वो था। और इस टाइम यहाँ पर इनके द्वारा कहा भी गया था कि आप जो है शेख हसीना के कार्यों को प्रेज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप प्रो पाकिस्तानी हो और आप हमेशा इंडिया के खिलाफ ही बोलोगे। तो इस तरीके से भी बांग्लादेश में चीजें रही हैं।
बांग्लादेश इंपोर्ट्स अनदर 8,000 टन ऑफ डीजल फ्रॉम इंडिया, और ये हाल ही में आप देखोगे 12 अप्रैल की न्यूज थी। तो समय समय पर जब भी जरूरत हुई है तो आपको हमारे आगे झुकना ही पड़ा है भैया, इसलिए जरूरी है। अब पास्ट में इतनी सारी चीजें हो रही थी, दीपू दास की हत्या हो रही थी, हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा था, तब ये कहा जा रहा था कि हमारी गवर्नमेंट चुप है, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ कह नहीं रही है, कोई यहाँ पर जो कंसर्न है वो नहीं रेस कर रही है। जबकि बाद में बहुत सारी चीजें हुई और अब हमें समझ में आया कि भैया क्यों हम शांत रहते हैं। ये डिप्लोमेटिकल विन है इंडिया के लिए। और जो सबसे बड़ा कारण है ना, ये फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, आपको अभी तक तो कारण पता ही नहीं चला है। वो कारण जुड़ जाता है एनर्जी से लेकर के, जिसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले भारत बांग्लादेश के संबंधों को समझ लेते हैं 1971 से 2026 तक क्या क्या रहा। तो भैया सबसे पहले तो 1971 में हमने इनको मुक्ति दिलाई पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान इनको दास बना करके रखता था, इनको संसाधन भी उपलब्ध नहीं करवाता था, ना ही इनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवहार करता था, और ना ही राजनीतिक इनका कोई भी आप देखोगे तो परिदृश्य था वहां पर। तो वहां से अलग होते हैं। इसके बाद देखोगे 1972 में भारत और बांग्लादेश की मित्रता का स्वर्णिम अध्याय शुरू हुआ, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। इसके बाद 1975 तो 2008 हमारे संबंध ऊपर नीचे होते रहे, क्योंकि नदी जल विवाद बना रहा यहाँ पर, फरक्का बांध को लेकर के सीमा घुसपैठ यहाँ पर बना रहता है, यहाँ पर जल बंटवारा को लेकर के दिक्कतें रहती हैं। तो हमारे संबंध उतने स्टेबल नहीं हो पाए जितने शुरुआत में बहुत मैत्रीपूर्ण थे। 1996 में फाइनली गंगा जल बंटवारा संधि होती है, जो कि एक बड़ा कदम माना गया कि हम अपने संबंधों को फिर से सुधार रहे हैं। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे, ऐसे ही ऊपर नीचे होते रहे हैं। और वही यहां पर आप देखोगे कि कैसे ऊपर नीचे होकर के वापस से स्टेबल हो रहे हैं। बीएनपी और आवामी लीग की सरकारों ने बदलाव से संभावित प्रभावित आप देखोगे चीजें यहां पर रही, और इसके बाद हमने सारी चीजों को यहां पर शांत किया कि भैया तस्करी वगैरह कुछ भी ना हो, सारी चीजें शांत हो जाएं। फाइनली यहां पर 2009 टू 2024 आप कह सकते हो गोल्डन एरा था। दिस इज द गोल्डन एरा व्हेन शेख हसीना वाज देयर। दिस इज द गोल्डन एरा जब यूएस ने वहां पर तख्ता पलट नहीं करवाया था। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने 2015 में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया, जिससे कि छुटपुट हमारी जो क्षेत्र थे आदान प्रदान और सीमा विवाद समाप्त किया गया। इसके बाद व्यापार वृद्धि हुई दक्षिण एशिया में, बांग्लादेश की जो सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी बना। ऊर्जा सहयोग हमने किया, जहां पर निर्यात आयात सारी चीजें रही। रेल कनेक्टिविटी चाहे हो, चाहे सड़क, चाहे पाइपलाइन हो, सारी कनेक्टिविटी हमने बिल्ड करी। प्लस हमने यहाँ पर जो सुरक्षा सहयोग है उसको भी बढ़ाया। एंड दिस वॉज द इरा जिसको कहते हैं गोल्डन इरा। लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तख्ता पलट होता है यहाँ पर और यूनुस की सरकार आ जाती है। ये तख्ता पलट किसके द्वारा कराया गया था? तो एक द्वीप को लेकर के विवाद था। अमेरिका चाहता था वो द्वीप हमें दे दिया जाए। उस द्वीप का नाम क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यस, ठीक है। तो चलो, इसके बाद जैसे ही यूनुस सरकार आई, आप कहोगे कि ब्लैक एरा शुरू हुआ, बिकॉज इसने वो सब काम किए, बिकॉज ये एंटी इंडियन थे, तो इन्होंने वो सारे काम किए जिससे इंडिया को थ्रेट पहुंचाया जा सकता था। ये चाइना की गोद में बैठते हैं जाकर के, ये पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन करते हैं जाकर के, तीस्ता का पूरा जो अथॉरिटी है वो चाइना को दे देते हैं जाकर के, और इस तरीके से इन्होंने संबंधों को ऑल टाइम लोवेस्ट पर भेजा। वहां पर दंगे हुए, जो लोग थे वो इंडियन जो लोग थे उनको मारा जा रहा था। दीपू दास की हत्या का मामला निकल करके सामने आया। मास एक तरीके से आप देखोगे कि जो हिंदू लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। ये एक एरा हमें समझ में आता है जहां पर सारी चीजें बांग्लादेश इंडिया से अगेंस्ट कर रहा था और संबंध पूरी तरीके से बिगड़ रहे थे। लेकिन इस टाइम इंडिया ने अपने आप को शांत रखा, क्योंकि हमारी पॉलिसी भी यही हो जाती है, भैया शांत रहो, टाइम आने पर हम गेम करते हैं। हमने टाइम आने पर गेम किया भी। फाइनली ये टाइम गया और उसके बाद होता क्या है, वापस से एक रीसेट मोड में हम आते हैं अपने रिश्तों को लेकर के, जब फाइनली चुनाव होते हैं बांग्लादेश में और तारिक रहमान की सरकार बनती है। इसके बाद धीरे धीरे हम अपने संबंध अच्छे कर रहे हैं और सबसे पहले दोस्ती का हाथ हम ही बढ़ाते हैं। जब ये वॉर का टाइम आया, क्राइसिस आई यहाँ पर ईरान इजराइल वॉर की वजह से, तो हमने यहाँ पर आपको डीजल प्रोवाइड कराया और भी बहुत सारी चीजें हुई। यहाँ पर एस जयशंकर प्रसाद जी है वो मिलते हैं तारिक रहमान से जाकर के, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी हमारी इनको बधाई देते हैं जब ये वहां पर जीतते हैं, पीएम बनते हैं, और की ओथ सेरेमनी में हमारे यहां से स्पीकर ओम बिरला को भेजा जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड द फाइनल रीसेट, कि अब यहां से संबंध हमारे बेहतर होना शुरू हुए। नाउ वी टॉक कि भाई क्यों बांग्लादेश इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांग्लादेश के लिए सिर्फ हम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए भी बांग्लादेश इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो फिर एक तरफा बात मैंने कह दी ना, नहीं आपको झुकना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए भी तुम जरूरी हो जाते हो भाई, हो तो हमारे पड़ोसी ना, ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये इसलिए क्योंकि आप देखोगे कि ये तीन तरफ से इंडिया से ही घिरा हुआ है, इसलिए इंडिया की सिक्योरिटी और नेशनल जो अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो भैया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखोगे जो इंडिया के सामने झुकने के लिए रेडी है बांग्लादेश,
उसमें सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि बांग्लादेश अपनी पहली न्यूक्लियर पावर साइट ओपन करना चाहता है और उसको पता है कि वॉर की वजह से पूरी दुनिया में क्या एनर्जी क्राइसिस मची है। इसलिए किसी भी तरह से भैया झुक करके ही सही, क्योंकि इंडिया इसमें पार्टनर है रशिया के साथ। रशिया प्रपोजल लेकर के आया था, बाद में इंडिया 2018 में फाइनली यहां पर साइन करता है अग्रीमेंट, क्योंकि शेख हसीना की सरकार थी तो हमने बोल दिया था कि हम आपकी मदद करेंगे इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में, और इसलिए अब बांग्लादेश झुक रहा है। एंड दिस इज द मेन रीजन कि आपको झुकना पड़ेगा। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि इनका बन रहा है रूपपुर में, ठीक है। चलिए, वो जो पाइपलाइन थी नुमारीगढ़, वो ये पाइपलाइन थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनको ऑयल परचेस कराते हैं, ऑयल देते हैं, इसी के थ्रू ये ऑयल जाता है यहाँ से और पूरा कॉरिडोर रहता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि भैया ईरान इजराइल वॉर की वजह से कितनी सारी टेंशन्स हुई, इनको लगा कि भैया हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी नेशन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अब ये परेशान है कि कैसे ना कैसे करके हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी हो जाए, क्योंकि अभी भी बिजली ये हमसे परचेज करते हैं कुछ ना कुछ और अपनी ये न्यूक्लियर साइट चालू करना चाहते हैं। अब देखते हैं बांग्लादेश को भारत की आवश्यकता क्यों है, बहुत सारे कारणों की वजह से, और इंडिया को भी है, ठीक है। सबसे पहला तो भौगोलिक अगर अनिवार्यता की बात करूं, 3 तरफ से भारत लॉक देश हो जाता है, ठीक है। तो इनको आवाजाही कनेक्टिव समुद्री मार्ग के लिए हमारी आवश्यकता है ही। साथ ही साथ अगर हम आर्थिक निर्यात की बात करें तो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हम ही हैं तुम्हारा भैया। हम तुमसे 13 से 14 मिलियन जो यूएसडी है इसका व्यापार, बिलियन यूएसडी का व्यापार करते हैं, भारत निर्यात करता है आपसे। रेडीमेड गारमेंट्स, कच्चा माल, कपास मुख्यतः भारत से ही आता है आपके पास। भारत से ईंधन, पेट्रोलियम, उर्वरक सब कुछ आप परचेज करते हो। परस्पर हमारी साझेदारी की बात करें तो ऊर्जा में भारत आपको 500 मेगावाट बिजली देता है, मित्रता पाइपलाइन के थ्रू आपको आपूर्ति करवाता है। ऊर्जा जरूरत का बड़ा हिस्सा हम ही आपके पूरा करते हैं। विकास सहायता की बात करें तो भारत ने आपको अरबों डॉलर ऋण भी दे रखा है। आपके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हो, कनेक्टिविटी बनाना हो, IT सेक्टर हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर जगह पर आपने हमसे लोन ले रखा है, तो भी आपके लिए हम जरूरी हो जाते हैं भाई, झुकना ही पड़ेगा। लाइफ ऑफ क्रेडिट अनुदान, तकनीकी सहयोग हमने आपको दे रखा है। रणनीतिक और सुरक्षा की बात करें तो भैया सीमा प्रबंधन, अवैध तस्करी, आतंकवाद विरोधी सहयोग जरूरी है। ये इंडिया के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है, आपके लिए हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे नेशन जो है उसकी रक्षा के लिए। LDC 2026 के बाद बाजार पहुंच, निवेश और तकनीकी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए हमारे लिए बांग्लादेश ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्लस यहाँ पर कनेक्टिविटी, ट्रांजिट की बात करें तो रेल, सड़क, इनके लिए भारत के पूर्वोत्तर जो 7 सिस्टर्स हैं इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश महत्वपूर्ण है। बंदरगाह में चटगांव और मोंगला ट्रांजिट सुविधा दोनों देशों के लिए लाभकारी है। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे लिए जरूरी है, अगर हम बात करते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात कर लेते हैं, चटगांव की बात कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए बांग्लादेश भी, क्योंकि अगर इंडिया चाइना की पहुंच बन गई ना वहां पर, क्योंकि यूनुस सरकार ने कहा था कि आप आओ और हमारे यहाँ पर अपना सैंड बेस बनाओ आकर के, और इंडिया को काट देते हैं, 7 सिस्टर्स जो है वहां से इंडिया को कट कर देंगे, ये थ्रेट पहुंचाया गया था, तब इंडिया ने खुले तौर पर इसका विरोध भी किया था, ठीक है। भविष्य की बात करें तो चुनौतियां हमारी बस इतनी है कि भैया जल बंटवारा की समस्या है, सीमा प्रबंधन मुख्य मुद्दा है, असंतुलित व्यापार हो जाता है, रणनीतिक अस्थिरता है, बाहरी जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है जैसे चीन और पाकिस्तान का। अभी हम भविष्य में सेपा की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हमारे संबंध पहले से बेहतर हो रहे हैं। कनेक्टिविटी परियोजनाएं हम लेकर के आए हैं, जल बंटवारा, विश्व निर्माण, लोगों के बीच संपर्क हम बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ आप देखोगे तो नॉर्थ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूर्वोत्तर की सुरक्षा, इन सारे मुद्दों पर भी हम महत्वपूर्ण बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। एंड दैट्स व्हाई बांग्लादेश इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश के साथ सबसे जरूरी चीज है कि हमें अपने संबंधों को और भी क्यों बेहतर रख लेना है, क्योंकि वन ऑफ द, अगर मैं बात करूं बॉर्डर्स की, 25 to 30% थ्रू द रिवर्स, स्वैम्स एंड फोल्ड प्लेन्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फेंसिंग करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, और 25 से 30% इलाका वो खुला हुआ है, बिना फेंस के है, तो प्रॉब्लम होती है। हमारा नेशनल जो सिक्योरिटी थ्रेट है उस पर प्रॉब्लम होती है। इनरेगुलर हमारी बाउंड्री लाइन है, हाई क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता रहता है, जिससे कि माइग्रेशन की समस्या होती रहती है, जिससे कि स्मगलिंग रूट इसको कहते हैं, स्मगलिंग की समस्या होती रहती है, तो इसके लिए भी सबसे डिफिकल्ट बॉर्डर लाइन में गिना जाता है। तो इंडिया ने सोचा कि चलो इसको भी हम टैकल करते हैं, और एक डिप्लोमेटिकल गेम खेला। क्या डिप्लोमेटिकल गेम खेला कि भैया यहां पर इन्होंने दिनेश त्रिवेदी को अपॉइंट किया एज अ इंडियन नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। अगर आपको पता हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कि भैया अगर हम बात करें हाई कमिश्नर वगैरह तो आईएफएस वगैरह जनरली बनाए जाते हैं, बट ये आईएफएस नहीं थे, ये नेता थे, नेता को बनाया गया वहां का हाई कमिश्नर। क्यों? कुछ तो कारण रहा होगा।
चलिए, तो सबसे पहले इनकी नियुक्ति इसलिए खास थी क्योंकि ये कोई ऑफिसर नहीं थे, ये पुरानी परंपरा तोड़ी गई और एक नेता को बनाया गया। इनको बांग्ला वगैरह ये सारा कुछ आती है, लैंग्वेज वगैरह, और ये बहुत अच्छे से वहां के लोगों को समझते भी हैं। तो एक तरीके से दांव खेला इंडिया ने कि भैया इनके थ्रू अपने संबंधों को ज्यादा अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, रिश्तों को राजनीतिक स्तर पर संभालने का यहाँ पर इंडिया ने संकेत दिया और इंडिया ने बताया कि विशेष अनुभव और स्थानीय समझ के लिए जरूरी है कि हम इनको वहां पर भेजें, क्योंकि कई बार जटिल मुद्दे होते हैं तो स्थानीय समझ इनको बांग्लादेश की ज्यादा हो जाती है, ये भाषा वहां की ज्यादा समझते हैं, इसलिए इनको नियुक्त किया जाता है वहां पर। ठीक है, प्लस पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो 2024 में जब शेख हसीना की सरकार गिरी तो रिश्ते बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण थे, इसलिए इनको यहां पर लाया गया था। ठीक है, आगे आते हैं। ये पूर्वी केंद्र मंत्री हैं, रेलवे, स्वास्थ्य और कई पार्टियों में ये रह चुके हैं। दोनों रिश्तों को सामान्य करने के लिए आए हैं। पश्चिम बंगाल की स्थायी राजनीति का असर का भी ध्यान रखते हैं। चुनौतियां की थोड़ा सा भी विश्वास की कमी हमारे बीच, अल्पसंख्यक सुरक्षा, जल विवाद, व्यापार असंतुलन, ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसकी वजह से हम बांग्लादेश पर अभी पूरी तरीके से आप ये कह लो कि विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इंडिया हर वो प्रयास कर रहा है जिससे अपनी नेबरिंग कंट्रीज को खुश रख सके और उनके साथ बेहतर स्ट्रैटेजी फॉलो अप कर सके। बिकॉज हो ना हो नेबरिंग कंट्री का यूज करके ही इंडिया को थ्रेट पहुंचाया जाता है और इंडिया चाहता है कि जितनी भी उसकी नेबरिंग कंट्रीज हो वो शांत रहें, जिससे इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है, सॉवरेंटी है, वो बनी रहे और हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण होते रहे। और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा भी हो जाता है। और जब हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो उनको हमने वैसे भी बहुत ज्यादा एक तरफा छूट दे रखी है ताकि उनका भी विकास हो, हमारा भी विकास हो और दोनों नेशन के बीच में शांति बनी रहे। इस पर आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।